डॉक्टर पी.के. वर्मा, आप सभी स्टूडेंट्स का इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले दिन मैंने जेलीफिश के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल समझाया था। आज इसी फाइलम में एक और नया सवाल, कोरल क्या है और कोरल रीफ क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बायोलॉजी की दृष्टि से यह काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझें कि कोरल किसको कहते हैं और कोरल रीफ क्या होता है। सामान्य भाषा में कोरल को लोग मूंगा बोलते हैं और आपने लाल मूंगा अंगूठी के नग के रूप में, ताबीज के रूप में देखा है। लेकिन सारे मूंगे लाल नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये क्या है, तो ये एनिमल के सिक्रीशंस हैं, ये एनिमल्स के होम्स हैं। जो पत्थर चट्टान की तरह हार्ड हो जाता है और कई सारे कलर और डिजाइन में पाया जाता है। इसी डिजाइन और कलर के नाम पर हम लोग उस कोरल की जाति का नाम, स्पेसीज का नाम रखते हैं। कोरल्स आर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स विद इन क्लास एंथोजोआ ऑफ फाइलम निडेरिया। निडेरिया का एक क्लास है एंथोजोआ, जिसमें सी एनिमोन एक बड़ा एनिमल है, लेकिन इसमें बहुत सारे माइन्यूट एनिमल्स होते हैं। दे टिपिकली लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स। इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ये कि ये स्वतंत्र रूप से समुद्र के पानी में अगर रहेंगे तो पता नहीं लहर के साथ ये कहाँ चले जाएंगे। तो ये एक कॉलोनी बनाते हैं, एक जाति के, एक स्पेसीज के सारे इंडिविजुअल्स, एक के बगल दूसरा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए अपना एक समूह या कॉलोनी बनाते हैं। कोरल स्पेसीज इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट रीफ बिल्डर दैट इनहेबिट ट्रॉपिकल ओशियन एंड secrete कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म ए हार्ड स्केलेटन। आपने मोलस्का स्नेल देखा है। स्नेल के बॉडी वाल से एक प्रोटेक्टिव कवर यानी शेल सिक्रीट होता है। अब वह एनिमल के साथ मूव करता है। एनिमल मर जाता है तो कभी वह शेल गल पचकर समाप्त हो जाता है, तो कभी वह इतना मोटा मजबूत होता है कि वह वर्षों तक बिना डैमेज हुए नेचुरली नष्ट नहीं होता है, जैसे शंख देखते हैं आप। लेकिन जो कोरल्स हैं उनके पॉलिप अपना जब घर बनाते हैं, एपिडर्म से सिक्रीट करते हैं अपने ऊपर एक एक्सोस्केलेटन, तो बॉडी में अटैच नहीं होता है, उसके अंदर वो छिपके रहते हैं, अपना माउथ और टेंटिकल निकाल के फीडिंग करते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं। और एक इंडिविजुअल मर जाता है तो उस खाली घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि सब अपने लिए इसी तरह की रचना बनाते हैं। तो एक ही जगह पर एक विशेष डिजाइन के घरों का हजारों लाखों साल में इतना विशाल समूह खड़ा हो जाता है। समुद्र के अंदर वह चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में आपको मिलेगा। तो यह पत्थरों के समूह को, जो कोरल के सिक्रीशंस हैं, वह कोरल रीफ कहा जाता है। तो कहते हैं कि स्पेसीज, कोरल स्पेसीज इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट रीफ बिल्डर्स। रीफ बनाने वाले कई प्रजातियां हैं, कई स्पेसीज हैं जो महत्वपूर्ण हैं। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म ए हार्ड स्केलेटन। बॉडी के बाहर है इसलिए एक्सोस्केलेटन है।
मोटे तौर पर यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट के आधार पर कुछ न कुछ उसमें मिक्स कर जाते हैं, यानी अन्य इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स भी उसमें शामिल होते हैं। ईच पॉलिप इज ए सैक लाइक एनिमल, टिपिकली ओनली ए फ्यू मिलीमीटर्स इन डायमीटर एंड ए फ्यू सेंटीमीटर इन हाइट। कितना छोटा है ये? तो ए फ्यू मिलीमीटर डायमीटर का और ए फ्यू सेंटीमीटर लंबाई यानी हाइट का। ए सेट ऑफ टेंटिकल्स सराउंड ए सेंट्रल माउथ ओपनिंग। पॉलिप है, अपर पार्ट में माउथ का ओपनिंग है, उसके चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ईच पॉलिप सिक्रीट एन एक्सोस्केलेटन नियर द बेस। ओवर मेनी जनरेशंस द कॉलोनी thus creates a skeletal characteristics of a species which can measure up to several meters in size। तो अपने बेसल पार्ट फुट रीजन से ये सिक्रीशन शुरू करते हैं और पॉलिप का एक बड़ा सा हिस्सा ये ढक करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वहीं पर दूसरे तीसरे सैकड़ों प्राणी अपना सिक्रीशन बनाते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है इसके स्केलेटन का। हर स्पेसीज के स्केलेटन का एक डिजाइन, और कहिए कि जैसे घर बिल्डिंग होता है तो एक डिजाइन बनता है, तो हर एक घर का अलग अलग डिजाइन बनता है। तो एक डिफिनिट आर्किटेक्चर है, एक डिफिनिट डिजाइन है हर स्पेसीज का। इंडिविजुअल कॉलोनीज ग्रो by asexual reproduction of polyp by budding or body of stolon। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बडिंग होता है और बडिंग के द्वारा कॉलोनी ग्रो करता है। कोरल्स ऑल्सो ब्रीड सेक्सुअली बाय स्पाउनिंग। पॉलिप्स ऑफ सेम स्पेसीज रिलीज गैमेट्स साइमल्टेनियसली ओवरनाइट, ऑफन अराउंड ए फुल मून। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सिलेंट्रेट के सारे मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल भी करते हैं। तो जब ये एसेक्सुअल और बडिंग करते हैं तो एक समूह एक ही जगह पर एक ही मदर बॉडी से अटैच बनता चला जाता है। लेकिन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब तो गैमीट डिस्चार्ज होकर चला जाता है पानी में, या गैमीट नहीं गया, फीमेल गैमीट खास करके नहीं गया तो जायगोट चला जाएगा, तो वो दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फर्टिलाइज एग्स फॉर्म प्लेनुला, ए मोबाइल अर्ली फॉर्म ऑफ कोरल पॉलिप which then mature settles to form a new colony। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, मोरुला बनेगा, तो उस समय क्या होगा, एक प्लेनुला नाम का लार्वा बनेगा जो सरफेस सिलिएटेड होता है। पहले आप पढ़ चुके हैं, ओबेलिया में भी और एलिया में भी। तैरते हुए या कहीं दूर जाके किसी और चट्टान पर जाकर के चिपक जाएगा और फिर नए कॉलोनी का निर्माण करेगा। Although some corals are able to catch planktons and small fish using stinging cells on their tentacles, most corals obtain the majority of their energy and nutrients from dinoflagellates of genus Symbiodinium that live within their tissues। इसके मिसोग्लिया में डाइनोफ्लैजिलेट, ये प्रोटिस्टा है प्लांट लाइक, सिम्बायोडिनियम ग्रो करता है जो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है। लेकिन अधिकांश कोरल्स किसी न किसी प्लैंक्टन्स को या छोटे छोटे फिश फ्राइज को अपने स्टिंगिंग सेल्स की मदद से बेहोश करके अपने टेंटिकल्स की मदद से पकड़कर खाते रहते हैं। These are commonly known as zooxanthellae and give the color coral color। अब देखिए, zooxanthellae एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यह डाइनोफ्लैजिलेट नहीं है। इसके प्रेजेंस के कारण कोरल को थोड़ा ग्रीनिश कलर आ जाता है, मिल जाता है। Such corals require sunlight and grow in clear shallow water, typically at depth लेस देन 60 मीटर्स। तो 60 मीटर से कम गहराई पर
जहाँ धूप पहुँच सकती है वहीं पर ऐसे कोरल ग्रो करेंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के जीवन के लिए लाइट का प्रेजेंस आवश्यक है। प्लैंक्टन्स की मैक्सिमम संख्या ऊपरी लेयर में ही होती है पानी में, जिसे खाया जा सकता है। कोरल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोरल रीफ दैट डेवलप्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स सच एज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अधिकांश कोरल्स कहाँ ग्रो करते हैं? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर पानी का होता है, लो टेम्परेचर नहीं होता है, और सी कोस्ट के आसपास के एरियाज में होते हैं। हालांकि ये सी कोस्ट से दूर भी होते हैं, उसके कई अन्य कारण होंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल लिया गया। These corals are increasingly at risk of bleaching events where polyps expel the zooxanthellae in response to stress such as high water temperature or toxin। पानी के प्रदूषण के कारण, वाटर के पॉल्यूशन के कारण इनका जीवन खतरे में है। इन पर कोई भी स्ट्रेस होता है तो इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी का डेवलपमेंट रुक जाता है, यानी न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, और इसके कारण इसका लाइफ अफेक्टेड हो जाता है। तो आज कई जगहों पर कोरल के इकोसिस्टम, कोरल अपने आप में एक इकोसिस्टम बनाए हुए हैं, तो कोरल इकोसिस्टम संकट में है। कॉलोनीज ऑफ स्टोनी कोरल्स आर वेरी वायबल इन अपीयरेंस। ए सिंगल स्पेसीज may adopt an encrusting plate-like, bushy, columnar or massive solid structure, the various forms often being linked to different types of habitat with variations in light level and water movement being significant। तो अलग अलग स्पेसीज अलग अलग डिजाइन का कोरल बनाता है। कोई प्लेट जैसा है, कोई झाड़ीदार है, कोई सीधा खड़ा खंबा है, कोई हल्का ब्रांच है, कोई ज़्यादा ब्रांच है। तो बहुत सारे तरह की जो कोरल बनते हैं उसकी जाति की विशेषता है, और उसके रंग इत्यादि उस स्थान विशेष की विशेषता है कि कौन सा केमिकल अवेलेबल है। इनके निर्माण में लोकल कंडीशंस बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। स्टोनी कोरल्स, ऑल्सो नोन एज हार्ड कोरल्स, पॉलिप प्रोड्यूस a skeleton composed of calcium carbonate to strengthen and protect the organism। तो जो स्टोनी हार्ड होते हैं उनको हम लोग स्टोनी कोरल या हार्ड कोरल भी कहते हैं। दिस इज डिपोजिटेड बाय पॉलिप्स एंड बाय द सिनोसार्क। पॉलिप का जो बॉडी वाल है सिनोसार्क, उसके द्वारा ये डिपोजिट किए जाते हैं। द लिविंग टिश्यू दैट कनेक्ट्स देम, the polyps sit in cup-shaped depression in a skeleton known as corallite। तो ये जो सिक्रिट करके अपने लिए बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, वह इनके लिए घर बन जाता है। इंडिविजुअल्स का नाम कोरलाइट है, और कोरलाइट का समूह कोरल है। द बॉडी ऑफ पॉलिप मे बी रफली कंपेयर्ड इन ए स्ट्रक्चर टू ए सैक, the wall of which is composed of 2 layers of cells. The mesochondria can contain skeletal elements derived from cells migrating from ectoderm। एक सैक की तरह, एक घड़ा की तरह, एक कैविटी की तरह यह एक्सोस्केलेटन सिक्रीट किया जाता है बॉडी वाल के द्वारा, मेनली एक्टोडर्म के द्वारा, और कभी कभी एक्टोडर्मल सेल माइग्रेट करके मीजोग्लिया में चले जाते हैं और वहाँ पर भी कैलकेरियस मटेरियल का सिक्रीशन कर देते हैं। द सैक लाइक बॉडी बिल्ट अप इन दिस वे इज अटैच्ड टू ए हार्ड सरफेस विच इज हार्ड कोरल और कप शेप्ड डिप्रेशन इन ए स्केलेटन नोन एज कोरलाइट। तो यही जो सिक्रीशन हुआ वो सैक की तरह, कप की तरह है, और उसको कोरलाइट कहेंगे। तो हर इंडिविजुअल एक कोरलाइट बनाता है। एट द सेंटर ऑफ
द अपर एंड ऑफ द सैक लाइज द माउथ सराउंडेड बाय ए सर्किल ऑफ टेंटिकल्स। तो ऊपर जो कप का ओपन पार्ट है उधर से ही इसका माउथ बाहर निकलेगा, उसके चारों ओर टेंटिकल्स लगे हुए हैं। Polyps extend their tentacles especially at night, often containing coiled stinging cells, which pierce, poison and firmly hold their prey, paralyzing or killing them. Polyp prey includes planktons such as copepods and fish larvae. तो इनके टेंटिकल्स पर अनसिलेंटेटा की तरह ग्रुप ऑफ स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं और स्टिंगिंग सेल अपने स्टिंग यानी थ्रेड की मदद से अपने शिकार को घायल करते हैं, उसमें हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर सकते हैं, उन्हें पैरालाइज करके या मार करके फिर टेंटिकल की मदद से पकड़कर ये खा जाते हैं। तो यह क्रिया आमतौर से रात के समय होती है। इन बोथ स्टोनी एंड सॉफ्ट कोरल द पॉलिप कैन बी रिट्रैक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर्स, with stony coral relying on their hard skeleton and nidocyst for defense। तो हमने सेल्स ऑफ सिलेंटेटा बताया था, उसमें हमने कहा था कि बाहर के तरफ मायोएपिथेलियल सेल्स और अंदर एंडोडर्म में न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स या डाइजेस्टिव एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स इनके टेंटिकल्स को लंबा होने और छोटा होने में मदद करते हैं। तो ये रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये मस्कुलर फाइबर्स की मदद से होता है, जिसका नाम रखे थे मायोनिम फाइबर्स। तो मायो एपिथेलियल सेल में मायोनिम फाइबर्स थे, जिनके सिकुड़ने फैलने से ये अपने पॉलिप को, माउथ को सैक से बाहर निकाल सकता है, टेंटिकल को फैला सकता है, उसकी मदद से अपने शिकार को पकड़ सकता है। सॉफ्ट कोरल्स जनरली सिक्रीट टर्पिनोइड टॉक्सिन टुवार्ड्स ऑफ प्रीडेटर। जो सॉफ्ट कोरल होते हैं उनके टॉक्सिन का केमिकल नेचर है टर्पिनोइड। यह एक नाइट्रोजिनस मटेरियल है, लिपिड ग्रुप में आता है। यह बाय प्रोडक्ट है, इसका कोई अपना फायदा नहीं है, अपना कोई यूज नहीं है। इन मोस्ट कोरल्स द टेंटिकल्स आर रिट्रैक्टेड बाय डे एंड स्प्रेड आउट एट नाइट टू कैच प्लैंकटन एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दिन में ये टेंटिकल सिकुड़े रहते हैं और रात में ये टेंटिकल निकालकर भोजन का भक्षण करते हैं। शैलो वाटर स्पेसीज ऑफ बोथ स्टोनी एंड सॉफ्ट कोरल्स कैन बी zooxanthellate, the coral supplementing their plankton diet with the product of photosynthesis produced by these symbionts। तो चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड कोरल हो, दोनों में ये zooxanthella पाए जाते हैं और इनकी मदद से एडिशनल न्यूट्रिशन इनको मिलते रहता है। द पॉलिप इंटरकनेक्ट बाय ए कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल। सबके सिलेंटरॉन आपस में जुड़ते जाते हैं। इसकी तरह से एक गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम का एक जटिल कनेक्शन बन जाता है और जहाँ जहाँ ये कनेक्टेड है उन जगहों को छोड़कर बाकी जगह पर सिक्रीशन चारों ओर से घेरता है। The external form of polyp varies greatly. The column may be long and slender or may be so short in the vertical direction that the body becomes disc-like. The tentacles may number many hundreds or may be very few. In rare cases, only one or two. They may be simple and unbranched or feathery in pattern. बहुत बड़ा ग्रुप है ये एंथोजोआ क्लास बहुत बड़ा है और इसमें बहुत तरह के वेरिएशन हैं। इसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक दो टेंटिकल भी हो सकता है तो सैकड़ों टेंटिकल भी हो सकता है। यानी हर इंडिविजुअल अपने आप में एक पूर्ण प्राणी है, उनका स्टडी नहीं किया जा सका है ठीक से, इसलिए बाय स्पेसीज आपको नहीं बताया जाता है। द माउथ में बी लेवल with the surface of the peristome or may be projecting and trumpet shaped। तो जैसे हाइड्रा का पेरिस्टोम था उस तरह का भी हो सकता है और वो चपटा भी हो सकता है। अब सॉफ्ट कोरल पर दो बातें समझ लीजिए
कि सॉफ्ट कोरल्स हैव नो सॉलिड एक्सोस्केलेटन, सिक्रीट तो होता है लेकिन डिजोल्व कर जाता है। However, their tissues are often reinforced by a small supportive element known as sclerites. जैसे पोरीफेरा में छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े क्रिस्टल सीधे नुकीले या स्टार शेप्ड होते हैं, तो उसी तरह का स्क्लेराइट इनके अंदर भी बनते हैं। द पॉलिप ऑफ सॉफ्ट कोरल्स हैव 8-fold सिमिट्री, रेडियल और इंटररेडियल, 4 तरह का रेडियल और 4 एंगल पर इंटर रेडियल सिमिट्री, यानी 8 एंगल्स पर इनकी बॉडी की सजावट मिलती है। सॉफ्ट कोरल्स वेरी कंसिडरेबली इन फॉर्म एंड मोस्ट आर कोलोनियल। ए फ्यू सॉफ्ट कोरल्स आर स्टोलोनेट, कुछ कोरल में स्टोलोन है यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। बट द पॉलिप्स ऑफ मोस्ट आर कनेक्टेड बाय शीट्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड सिनोसार्क। अधिकांश में सिनोसार्क ही ब्रांच होते चला जाता है, जैसे ओवेलिया में आप देखते हैं कि हाइड्रोराइजा बनता है, उसी तरह से ये ब्रांच होते जाते हैं। एंड इन सम स्पेसीज दीज सीड्स आर थिक एंड द पॉलिप्स डीपली एम्बेडेड इन देम। सम सॉफ्ट corals encrust other sea objects or form lobes, others are tree-like or whip-like and built up a central axial skeleton embedded at its base in the matrix of supporting branch। तो सॉफ्ट कोरल में जो बेसल पार्ट है वो ट्री लाइक भी हो सकता है, थिकर, और व्हिप लाइक दुबला पतला भी हो सकता है। ये बीच में एक सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं और उस पर स्केलेटन सिक्रीट करते हैं और उसमें जहाँ तहाँ धंस करके इनके ब्रांचेज उत्पन्न होते हैं। दीज ब्रांचेज आर कंपोज्ड आइदर ऑफ ए फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड गॉर्गोनिन और ऑफ ए कैल्सिफाइड मटेरियल। एक ऑर्गेनिज्म का नाम है गॉर्गोनिया, उसी से ये टर्म बना गॉर्गोनिन। तो जब सिलेंटेटा का क्लासिफिकेशन बताया जा रहा था तो उस समय आपको बताया गया था विभिन्न तरह के कोरल्स का नाम, अल्सायोनियम, गॉर्गोनिया, एक्रोपोरा, हर्मीफोरा, ट्यूबिफोरा, पेन्नाटुला इत्यादि। तो गॉर्गोनियम से बनाइए गॉर्गोनिन। और जो एस्टोनी हार्ड कोरल है मोन्स्टेरेसिया कैवर्नोसा polyp with tentacles extended. The polyp of stony coral have 6-fold symmetry. इसमें 6 एंगल पर सिमिट्री है। In stony corals, the polyps are cylindrical and tapered to a point, but in soft corals, they are pinnate with side branches known as pinnules. सॉफ्ट कोरल में ब्रांचेज हो रहा था पिन्ना की तरह, पत्ते की तरह, लेकिन हार्ड कोरल में ऐसा नहीं होता है। इन सम ट्रॉपिकल स्पेसीज दीज आर रिड्यूस्ड टू मेयर स्टब्स एंड इन सम दे आर फ्यूज टू गिव ए पैडल लाइक अपीयरेंस। वेरिएशंस की बात हो रही है कि कहीं कहीं पर ये इतना छोटा सा रिड्यूस्ड पॉलिप है कि एक छोटा सा एकदम समझिए बड की तरह दिख रहा है और ये एक दूसरे से जुड़ जाता है। कोरल स्केलेटन्स आर बायोकम्पोजिट, यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, इन द फॉर्म ऑफ कैल्साइट और एरागोनाइट। तो जो कैल्शियम का डिपॉजिट ये उत्पन्न करता है उसे कैल्साइट या एरागोनाइट कहा जाता है। कैल्शियम से देखिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप स्नेल में देख रहे हैं, यूनियो में देख रहे हैं, कौड़ी में देख रहे हैं, शंख में देख रहे हैं, आपको अंतर लग रहा है। केमिकली ये सब कैल्शियम कार्बोनेट हैं, लेकिन उसके थिकनेस, उसकी मोटाई, उसके स्ट्रेंथ से आप समझ सकते हैं कि हर स्पेसीज में ये डिपॉजिट कितना डिफरेंट होता है। द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स extracted from diverse species are acidic and comprise proteins, sulfated sugars and lipids. They are species specific.
तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ भी मिक्स कर देते हैं। वो एसिडिक भी हो सकता है, प्रोटीनेशियस भी हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग शुगर भी हो सकता है और लिपिड भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि वो कौन सा स्पीसीज है। द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द स्केलेटन्स अलाउ टू डिफ्रेंशिएट जूजेंथेलेट एंड नॉन जूजेंथेलेट स्पेसिमेन। किसमें कितना सॉल्युबल मटेरियल है ये किस पर निर्भर करता है, तो उसमें जूजेंथिला है या नहीं है। जूजेंथिला रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन करते रहता है। अब आप देखिए ऊपर पहला डायग्राम गोर्गोनिया का है, सी फैन इसे कहते हैं। इसी के नाम पर हमने कहा कि प्रोटीन फाइबर्स का नाम है गोर्गोनिन। दूसरा वाला है अल्सायोनियम, नीचे बाईं ओर है फंजिया, देखने में लग रहा है कि मशरूम के छतरी का अंडर सरफेस हो। और चौथा वाला है मिएंड्रीना, इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। यह जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिर से रिवाइज कराया गया, रिकॉल कराया जा रहा है कि आप क्लासिफिकेशन के समय विभिन्न डायग्राम्स को देखे हैं। इसी तरह देखिए ये वाला बड़ा प्रसिद्ध है, ये पेन्नाटोला, सी फीदर और सी पेन कहते हैं। पंख की तरह लग रहा है, पहले ज़माने में पंख को कलम की तरह यूज करते थे, इसलिए इसे सी पेन और सी फीदर कहा जाता है। इसका नाम रखा गया पेन से पेन्नाटूला। ये बाईं ओर देखिए लंबे लंबे वर्टिकल पोर्स इसमें पाए जाते हैं, तो ट्यूबिपोरा नाम है इसका। जबकि दाहिनी ओर वाला जो ब्राइट रेड कलर का है, अंदर से एकदम सॉलिड होता है, यही है कोरेलियम, जो लाल मूंगा के रूप में यूज होता है। तो इस तरह के सैकड़ों हजारों प्रकार के कोरल्स होते हैं। दिन के डिपॉजिट से तैयार होता है कोरल रीफ या कोरल आइलैंड। मेनी टीनी मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोजोआ ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट secrete calcareous exoskeleton that also forms their homes by their modified epithelial cells named कॉलिकोब्लास्ट। कौन सा सेल सिक्रेट कर रहा है, तो कॉलिकोब्लास्ट नाम का सेल जो एपिथेलियल सेल का मॉडिफिकेशन है वही सिक्रेट कर रहा है इस कैल्केरियस सिक्रेशन को। डिपॉजिट्स ऑफ दीज स्केलेटन्स फॉर्म द कोरल्स, कोरल रीफ एंड कोरल आइलैंड्स इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मोस्ट रीफ्स ग्रो बेस्ट इन वार्म, शैलो, क्लियर, सनी एंड एजिटेटेड वाटर। समुद्र में ये उत्पन्न होंगे। कहाँ उत्पन्न होंगे, तो जहाँ पर समुद्र में कम गहराई हो, स्लोप पाया जाए, तो वहाँ उत्पन्न होंगे। अब हम लोग बात को समझें। स्ट्रक्चर ऑफ कोरल क्या होता है। कोरल इज सिक्रीटेड बाय सम स्पेसीज ऑफ क्लास एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ। द स्केलेटन ऑफ इंडिविजुअल पॉलिप इज नोन एज कोरलाइट एंड मेनी कोरलाइट्स टुगेदर फॉर्म ए स्केलेटल मास्क और कोरेलियम। Each corallite consists of a cup containing vertical ridges radiating from the center to periphery। अब कप की रचना कैसे होती है, उसमें किनारे किनारे रिज बने रहते हैं, उसके अंदर पॉलिप छिपा हुआ है। द बॉटम ऑफ कप बिलो पॉलिप इज नेम्ड एज बेसल प्लेट। द वॉल ऑफ द कप एनक्लोजिंग एबओरल पोर्शन ऑफ पॉलिप इज टर्म्ड एज थीका। नीचे बेसल प्लेट, ऊपर का हिस्सा थीका। द रिज ऑफ द कप आर कॉल्ड स्केलेटल सेप्टा और स्क्लेरोसेप्टा। किनारे किनारे जो कप में उभार मिलेगा उसका नाम है स्क्लेरोसेप्टा। द स्क्लेरोसेप्टा हैव हेक्सामेरस अरेंजमेंट। यही अरेंजमेंट है 6 एंगल पर। एंड फॉर्म द 6 प्राइमरीज, 6 सेकेंडरीज एंड 12 टर्शियरी एज, यानी 24 एजेज इसमें पाए जा रहे हैं। अब देखिए नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट है और इस डिपॉजिट पर अलग अलग पॉलिप ग्रो किए हैं। इस पॉलिप ने अपने चारों ओर ये सिक्रीट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट का एक होम, जिसका नाम रखा गया कोरलाइट।
अब एक कोरलाइट को दिखला रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसमें रिज बना हुआ है। ये इस तरह से जो रिज बना हुआ है इसकी संख्या कुल हो जाएगी 6, 6, 12 और 12, 24। नीचे का हिस्सा यह बेसल प्लेट है और ये पूरा का पूरा हिस्सा थीका कहलाता है, जिसके अंदर पॉलिप छिपा हुआ है। पॉलिप का ये फेरिंग्स है। एक दूसरा डायग्राम देखिए, ये विकिपीडिया में दिया हुआ है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का इसका डिपॉजिट है। ये थीका बन गया। ये पॉलिप का ऊपर वाला हिस्सा है, टेंटिकल इत्यादि निकला हुआ है। अंदर में जो आप ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे धारी देखते हैं, यही इसके बॉडी वाल से अलग अलग 12 एंगल्स पर सेप्टा बने हैं। The formation of theca may be an independent process or may arise by the fusion of outer end of sclerosepta and the theca thus formed is called pseudotheca। अगर स्क्लेरोसेप्टा आपस में जुट करके बाहर से कवर बनाते हैं तो इसको pseudotheca कहा जाता है। Inner end of the sclerosepta are fused to a central columnar skeletal mass known as columella। जो सेप्टा के अंदर वाले छोर हैं वे आपस में जुटकर कॉलुमेला एक एक्सिस जैसा बना लेते हैं। मोस्ट कोरल रीफ्स वेयर फॉर्म्ड आफ्टर द लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड व्हेन मेल्टिंग आइस कॉज्ड सी लेवल टू राइज एंड फ्लड कंटिनेंट शेल्फ्स, सो दीज आर एज ओल्ड एज 10,000 ईयर्स। क्या कह रहे हैं? कोरल रीफ का निर्माण लगभग 10,000 साल पहले या उससे पहले हुआ। कैसे हुआ? तो ग्लेशिएशन पीरियड के बाद जब आइस मेल्ट करके पानी में बदला तो उसका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए पानी जब बहा तो उसकी जगह पर विभिन्न कंटिनेंट के विभिन्न हिस्से में नीचे समुद्र के नीचे से जमीन का लेवल बाहर की ओर आ गया। Coral reefs are found in the deep sea away from continental shelves around oceanic island and atolls। दूर समुद्र में आइलैंड टापुओं के किनारे किनारे ये विकसित होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ दीज आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एक स्टीप, एक कोनिकल, पिरामिडल वॉल्केनिक आइलैंड का निर्माण होता है। तो उसके डूबे हुए हिस्से में जो समुद्र के अंदर पानी है उसके हिस्से में स्लोप पर यह कोरल्स का विकास होता है। अदर्स हैव टेक्टोनिक ऑरिजिन वेयर प्लेट्स मूवमेंट लिफ्ट द डीप ओशन फ्लो। ये जो ज्योग्राफी की बात है, पृथ्वी 12 अलग अलग प्लेट से बना हुआ है जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये हिलते डुलते रहते हैं, इन्हीं के आपस में टकराने से भूकंप, अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। और जहाँ दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ की ज़मीन ऊपर उठने लगती है, जिससे कि एक पहाड़ सा बनता है। हिमालय पहाड़ ऐसे ही ज्वाइंट के पास है। तो जब इनके मूवमेंट के कारण ऊपर की ओर अपलिफ्ट होता है जमीन की सतह, तो समुद्र के अंदर से पहाड़ नुमा बाहर आने लगता है। तो उनके स्लोप पर भी ये रीफ डेवलप करते हैं। अब आप देख रहे हैं बाईं ओर डायग्राम में एक वॉल्केनो के कारण किस तरह से उभार उत्पन्न हुआ। उसको चारों ओर से घेरते हुए कोरल्स बनना शुरू हुए, यानी कि वह कैल्केरियस डिपॉजिट बनना शुरू हुआ। तो इस तरह का टूटा फूटा घेरा जो चारों ओर से बन रहा है, इसको बोलते हैं फ्रिंज्ड रीफ। अब धीरे धीरे यह नीचे दबता चला जाता है। तो नीचे दबते जाएगा और अंत में हो सकता है कि पूरा का पूरा ये आइलैंड डूब जाए। तो बीच में गड्ढा बन जाएगा, तो वो गड्ढा बन जाएगा एक लगून, यानी सॉल्ट वाटर का एक लेक बन जाएगा विद इन द ओशन। तो सिर्फ बच जाएगा घेरा, फ्रिंज आइलैंड का घेरा बच जाएगा, तो उसको बोलते हैं एटॉल। अब बनने की विधि को एक अन्य डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया।
लेकिन डार्विन ने इस पर अपना एक सिद्धांत दिया। इन द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ नाम की एक किताब लिखी उन्होंने 1843 में, और उसमें उन्होंने अपना थ्योरी दिया। ही थ्योराइज दैट अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट अंडर द ओशन फॉर्म्स द एटॉल। एटॉल कैसे बनता है? तो पहले अपलिफ्ट होता है ज़मीन का, फिर वो सबसाइड करके अंदर चला जाता है और उससे एटॉल बनता है। जब अपलिफ्ट होता है तो जैसा फिगर में आप देखें, बीच में एक पहाड़ बन गया, चारों ओर से कोरल बनता चला गया, घेर लिया उसको। लेकिन जब वह फिर धंस करके पहाड़ का हिस्सा पानी के अंदर चला गया तो चारों ओर से एक घेरा बन गया जिसको कि एटॉल कहे, और बीच में बन जाएगा लेगून। डार्विन सेट आउट ए सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेजेज इन एटॉल फॉर्मेशन। ए फ्रिंज रीफ forms around an existing volcanic island. As the island and ocean floor subside, as the subsidence continues, the fringe reef becomes a barrier reef and ultimately an atoll. तो डायग्राम के थ्रू समझिए कि पहला फिगर काफ़ी ऊंचा माउंटेन की तरह निकला हुआ है, अब वो धंसता चला गया तो जो चारों ओर से बैरियर बना था वो दूर होते चला गया, तो फ्रिंज रीफ कन्वर्ट कर गया बैरियर रीफ में, और जब ये पूरी तरह से अंदर धंस गया तो ये लेगून में कन्वर्ट कर गया। अब ये 3 तरह के टाइप्स जो डार्विन ने समझाए, इसके अलावे भी कई टाइप्स की चर्चा हुई है। सिंस डार्विन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 क्लासिकल रीफ फॉर्मेशन, द फ्रिंजिंग रीफ अराउंड ए वॉल्केनिक आइलैंड, becoming a barrier reef and then an atoll, scientists have identified further reef types. Thomas and Gaudy list 4 principal large-scale coral reef types. 4 तरह का कोरल रीफ की चर्चा थॉमस और गॉडी ने किया। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल और एक टेबल रीफ। टेबल रीफ महत्वपूर्ण है। While Spalding et al. 2001 list 5 main types: fringing reef, barrier reef, atoll, bank और प्लेटफॉर्म रीफ एंड पैच रीफ। यानी प्लेटफॉर्म रीफ के अलावे पैच रीफ हुआ। तो 3 तो आप समझ गए हैं कि यह फ्रिंजिंग क्या होता है, उसके बाद के स्टेज में बैरियर रीफ बनता है, उसके बाद एटॉल बनता है। कहीं कहीं पर क्या होता है, ज़मीन एकदम सीधा प्लेटफॉर्म के रूप में अपलिफ्ट कर जाता है और समुद्र के एकदम सतह के आसपास चला आता है चौड़े से प्लेटफॉर्म के रूप में। जब उसके ऊपर रीफ डेवलप करते हैं तो उसको प्लेटफॉर्म या बैंक रीफ कहते हैं। और कई बार टुकड़े टुकड़े में कहीं कहीं पर चट्टान बाहर निकला रहता है दूर दूर तक, तो वह डिस्पर्स्ड है। Fringing reef, also called shore reef, is directly attached to a shore or border it with an intervening narrow shallow channel or lagoon. It is most common reef type. पहला टाइप जो आपने देखा, fringing reefs allow follow coastline and can extend for many kilometers. They are usually less than 100 meter wide. But some are hundreds of meters wide. आमतौर से अगल बगल ढलान पर यह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसकी चौड़ाई मुश्किल से 100 मीटर होती है, कभी कभी ही यह ज़्यादा चौड़ा होता है। Fringing reefs are initially formed on the shore of low water level and expand seaward as they grow in size. ये किनारे की ओर से ढलान पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन रीफ पर रीफ बनते चला जाता है, कोरल पर कोरल डिपॉजिट होते जाता है और ये किनारे से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए कभी कभी बीच में दरार बन जाता है, खाली जगह बन जाती है जिसमें पानी भरा रहता है। द सर्फेस ऑफ फ्रिंज रीफ जनरली रिमेन एट द सेम हाइट जस्ट बिलो द वाटर लाइन। ये कितने दूर होते हैं? तो ये 100 मीटर तक दूर होते हैं और सभी जगह पर लगभग एक जैसी ऊंचाई पाई जाती है। इन ओल्ड फ्रिंजिंग रीफ हुज आउटर रीजन पुशेज फार आउट इन द सी,
the inner part is deepened by erosion and eventually form a lagoon. तो जो हाई राइज वॉल्केनिक आइलैंड बना है उसके और पुराना रीफ जो उसके बगल में बना था उसके इरोजन के कारण जो गड्ढा बन जाता है तो उसमें सी वाटर जमा हो जाता है, तो वह भी अपने आप में एक लैगून है. फ्रिंजिंग रीफ lagoon can become over 100 meter wide and several meters deep. Like the fringing reef itself, they run parallel to the coast. The fringing reef of Red Sea are some of the best developed in world and occur along all its shore except of Sandy Bay. बालू वाले किनारे को छोड़कर बाकी सब जगह पर रीफ फॉर्मेशन होता है. Barrier reef are separated from the mainland or island shore by a deep channel or lagoon. They resemble the latter stage of fringing reef with its lagoon, but differ from latter mainly in size and origin. The lagoons can be several kilometers wide and 30 to 70 meters deep. फ्रिंजिंग रीफ का डेवलपमेंट अब बैरियर रीफ में हो रहा है. Above all, the offshore outer reef edge formed in open water rather than next to a shoreline. तो शोरलाइन से के बाद लेगून बन गया है और लेगून से थोड़ा दूर हटकर रीफ है, तो इसलिए पानी में ये दूर हो रहा है. Like an atoll, it is thought that these reefs are formed either as the seabed lowers or sea level rose. Formation takes considerably longer than for a fringing reef, thus barrier reefs are much rare. फ्रिंजिंग रीफ नए बनते हैं, किनारे पर बनते हैं, जब तक बीच का हिस्सा सबसाइड नहीं करे और कोरल का कुछ हिस्सा डिजेनरेट नहीं करे तब तक बैरियर रीफ नहीं बनता है. द बेस्ट नोन एंड लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए बैरियर रीफ इज ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ. यह तो एक लेक की तरह ही है. प्लेटफॉर्म रीफ, जैसा मैंने कहा कि बीच से एक टेबल की तरह अपलिफ्टमेंट होता है जमीन का. प्लेटफॉर्म रीफ्स, वेरियसली कॉल्ड बैंक और टेबल रीफ, कैन फॉर्म ऑन द कंटिनेंटल शेल्फ as well as in the open sea where the seabed rises close enough to the surface of the ocean. तो समुद्र की सतह के पास तक जमीन का हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो एक सीधा प्लेटफॉर्म की तरह बनता है और उसी पर कोरल डिपॉजिट्स बनते जाते हैं और प्लेटफॉर्म रीफ बनता है. प्लेटफॉर्म रीफ्स आर फाउंड इन साउदर्न ग्रेट बैरियर रीफ, द स्वाइन एंड Capricorn group on the continental shelf about 100 to 200 kilometers from the coast. They are variable in size ranging from a few hundred meters to many kilometers. Across their usual shape is oval to elongated. Parts of these reefs can reach the surface and form sandbanks and small islands around which may form fringing reef. Lagoon may form in a middle of platform reef. और अल्टीमेटली जो एटॉल है, लेगून को घेरते हुए कोरल का घेरा, एटॉल्स और एटॉल रीफ्स आर ए मोर और लेस सर्कुलर और कंटिन्यूअस बैरियर रीफ दैट एक्सटेंड ऑल द वे अराउंड ए लेगून विदाउट ए सेंट्रल आइलैंड. आइलैंड तो अंदर धंस गया जहाँ वह लेक बन गया. दे आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम फ्रिंजिंग रिफ्स अराउंड वॉल्केनिक आइलैंड. ओवर टाइम द आइलैंड इरोड्स अवे एंड सिंक्स बिलो सी लेवल. एटॉल्स में ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ द सी बेड और राइज ऑफ द सी. या तो जमीन अंदर धंस जाए या उस जमीन के चारों ओर समुद्र ऊंचा हो जाए तो एटॉल का निर्माण होता है. Atolls are numerous in the South Pacific, where they usually occur in mid-ocean. For example, in the Caroline Islands, the Cook Islands, French Polynesia, the Marshall Islands, and Micronesia.
Atolls are found in Indian Ocean, for example in the Maldives, the Chagos Island, the Seychelles and around Cocos Island. The entire Maldives consists of 26 atolls. अब देखिए, एक आइलैंड आपको वेजिटेशन से भरा हुआ दिख रहा है, बगल में पानी है, यानी एक लगून बन गया, और थोड़ा दूर हटकर आप देख रहे हैं ये समुद्र के पानी के अंदर के कोरल्स हैं, पत्थर चट्टान की तरह टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए, ये पानी के अंदर कोरल हैं। क्लोजअप लेके नज़दीक से देखिएगा तो इसमें अनेकों तरह के स्पेसीज मिलेंगे कोरल्स के। तो इस तरह आपने एंथोजोआ क्लास के एक स्पेशल अचीवमेंट के रूप में कोरल फॉर्मेशन को देखा। कोरल्स के विभिन्न रूपों के विषय में, शेप के विषय में, कलर्स के विषय में आपने देखा, और किस तरह इनके हजारों साल तक डिपॉजिट तैयार होने के कारण चट्टानों का एक समूह बन जाता है समुद्र के अंदर, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर अल्टरनेट ईयर आता है, और इसलिए आप ये चारों प्रकार, तीनों प्रकार और चारों प्रकार को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावे भी कई सारे रीफ की चर्चा इधर उधर होती है जो इन्हीं 4 रीफ के मॉडिफिकेशंस हैं। So it is all about the coral and coral reef. Thank you very much. अगले क्लास में हम लोग एक अलग तरह के एनिमल पढ़ेंगे जिसे एनिडेरिया कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है टीनोफोरा।